हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोस में हम लोग सेल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। सेल चैप्टर में हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन, सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने सेल डाइवर्सिटी के बारे में स्टार्ट किया था। सेल डाइवर्सिटी में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि सेल डाइवर्सिटी को हम लोग 4 पॉइंट के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। वो है डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल नेचर। चलिए हम लोग आज डाइवर्सिटी ऑफ सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल डाइवर्सिटी को। सेल डाइवर्सिटी में सबसे पहले शुरू करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लोग सेल डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर सेल डाइवर्सिटी को साइज के बेसिस पे देखा जाए तो अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जिन भी सेल से मिलकर बनी हुई है, उन सेल्स का साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक या यूं कह लें लार्ज साइज तक है। अब यहाँ पे दो टर्म है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सा है। आप सभी लोग जानते होंगे माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग उन सेल्स को देखते हैं या ऐसे चीजों को देखते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो चीजें जो हमारे नेकेड आई के लिए इनविजिबल है, उनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो सेल्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत हो, ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे? हम माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। इन सेंस कि ये सेल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी इनका साइज बहुत ही छोटा है और इन सेल्स के साइज को हम लोग मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 1/1000 ऑफ मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का अगर हम 1000 पार्ट करें, उसमें से एक पार्ट क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है। तो इतने छोटे साइज के ये सेल्स या इससे भी छोटे साइज के ये सेल्स हो सकते हैं जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है। तो इस माइक्रोस्कोपिक साइज से लेके सेल लार्ज साइज तक भी होता है। लार्ज साइज का मतलब जिनको हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिंगल सेल को हम दूर से कैसे देख सकते हैं? आप सभी ने अपने लाइफ में उस सिंगल सेल को देखा है। आप दूर से देख सकते हैं, उसे अपने हाथ में लेके उसके साइज, उसके टेक्सचर को आप फील भी कर सकते हैं। और वो सेल है एग। आपने एग जरूर देखा होगा। ये एग एक्चुअली होता क्या है? ये एक सिंगल सेल ही तो होता है। ये एक सिंगल सेल ही है जिसको बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। दूर से भी आराम से इसको देखा जा सकता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेंज की बात करें तो सेल माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक यानी लार्ज साइज का हो सकता है। अब हम लोग कुछ रेंजेस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके।
सेल का जो हम लोगों ने रेंज यहां पढ़ा उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो जो सबसे छोटे सेल्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं। अगर इन बैक्टीरियाज की बात करें तो इनका जो साइज है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट सेल में आते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल में हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच ये क्या है? ये एक बर्ड है। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में हम लोग शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं इस बर्ड को। इस ऑस्ट्रिच के एग का जो साइज होता है, अगर आप देखें तो 18 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में ले लीजिए तो ये 170 to 180 मिलीमीटर में ये आता है। इसका डायमीटर है इस एग का। और अगर इसके वेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रिच का जो एग है वो 2.5 kg से लेके 3 kg तक इसका वेट होता है। इतना इसका वेट है, इतना बड़ा है ये। तो अगर सबसे बड़े सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, तो ये क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। अब ये तो हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। अगर हम इसमें एक टर्म और लें, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अंतर है। ये है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी बड़ा, लॉन्गेस्ट यानी हम जब लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल आता है नर्व सेल। और ये नर्व सेल किसका? एलिफेंट का। एलिफेंट के अगर नर्व सेल की बात करें तो ये 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। इवन ह्यूमन बीइंग में भी कहीं कहीं, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी ये अप टू 1 मीटर लेंथ का नर्व सेल पाया जाता है। तो अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये किस में होगा? एलिफेंट में। एलिफेंट्स नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। अब थोड़ा हम लोग अगर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर इनका कंपैरिजन करें, इनको कंपेयर करें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होता है, सेल्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन मल्टीसेलुलर। नॉर्मली अगर सेल्स की बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली उसमें भी जो यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जा रही है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल होता है, जिस सेल से बना होता है उनकी बॉडी, उसका साइज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल पाया जाता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो नॉर्मली बड़ा होता है।
अब इसमें इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। चलिए तो यूनिसेलुलर कुछ सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यूनिसेलुलर की ही बात करें तो यूनिसेलुलर में अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल लें, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें आता है स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होता है। अगर हम लार्जेस्ट यूनिसेलुलर की बात करें, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लार्जेस्ट, तो इसमें क्या आएगा? ये एक एग्जाम्पल, कॉमन सा एग्जाम्पल है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, वो है अमीबा। अमीबा जिसका साइज 60 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, यानी एवरेज अगर साइज देखा जाए तो 60 माइक्रोमीटर होता है। तो ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही अगर हम लोग एक एल्गी का एग्जाम्पल लें जो कि यूनिसेलुलर होता है, वहां हम हाइट की अगर बात करें, हाइट की अगर बात करें तो एक एल्गी है जो कि समुद्र में पाया जाता है, मेराइन एल्गी है, जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, इसका जो साइज है, अगर इसके हाइट की बात करें, कुछ इस तरह का एल्गी होता है, ये इस तरह से, और इसके नीचे एक स्टॉक लगा हुआ रहता है, इस तरह का एल्गी। अगर इसके इस पूरे हाइट की बात करें तो ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है, जिसकी हाइट लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो इतना बड़ा साइज है इस एक सेल का। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल की डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम किसी सेल के शेप की बात करते हैं तो मेनली किसी भी सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि कोई भी सेल, उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो डिपेंड करता है वो सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब जब हम शेप की बात करते हैं तो इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें जो भी सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अगर हम सेल की बात करें तो शेप के बेसिस पे सेल्स दो तरह के हैं। एक तो सेल्स वो जिनका शेप हमेशा वेरी करता रहता है, यानी इनका शेप कैसा है, वेरिएबल है, शेप चेंज होता रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल शेप के हैं या इरेगुलर शेप के हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये दो तरह के हैं, यानी इरेगुलर शेप के और फिक्स्ड शेप के सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम सेल के शेप की बात करें तो डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट शेप है सेल्स के, जिसमें एक शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप के होते हैं। कुछ सेल्स जो हैं ये ओवल शेप के होते हैं, ओवल होंगे। कुछ सेल्स शेप में इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो हैं
शेप में ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी इनमें डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। कुछ सेल्स बाई कॉनकेव शेप के होते हैं, बाई कॉनकेव शेप। कुछ सेल्स जो हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं। डिस्क शेप्ड होते हैं। कुछ डिफरेंट और सेल्स की बात करें तो जैसे कॉमा शेप्ड, रॉड शेप्ड, डिफरेंट शेप्स के सेल्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, इनको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे स्फेरिकल हुआ, स्फेरिकल के अलावा एक पॉलीहेड्रल शेप भी है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल, तो इसमें नॉर्मली हम लोगों को 3 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक तो पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम देखें तो पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पैरेन्काइमा सेल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये फिक्स्ड शेप वाले हैं। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिनका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। प्लांट्स में अगर कोलेन्काइमा सेल्स की बात करें तो कोलेन्काइमा सेल्स पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं। इनका शेप कुछ इस तरह से होता है, पॉलीहेड्रल होते हैं। ये है कोलेन्काइमा सेल्स। वही अगर प्लांट्स में हम लोग स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह से इलिप्टिकल शेप के होते हैं, नैरो शेप होता है इनका। यह है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। अब आपको पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, इन सेल्स के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है डिटेल में। बस आपको अभी इतना समझना है कि प्लांट में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स जिनका नाम पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। मेनली 3 तरह के सेल्स हैं इसमें। अब ये जो 3 तरह के सेल्स हैं, अगर इनके शेप की बात करें तो पैरेन्काइमा सेल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, कोलेन्काइमा सेल्स पॉलीहेड्रल होते हैं। पॉलीहेड्रल देखिए यानी कई इनके साइड्स हैं। ये कौन सा शेप हुआ, स्फेरिकल। स्फेरिकल ये हो गए पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल ये हो गए एलिप्टिकल, या यू कह सकते हैं नैरो शेप। नैरो शेप है, स्पिंडल शेप भी इसी को कहते हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग एनिमल सेल्स की तरफ चलें तो जैसे एक शेप है, यहां पे लिखा है स्फेरिकल शेप का, तो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। पैरेन्काइमा सेल्स। आप इन तीनों सेल्स को नेक्स्ट चैप्टर में, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू चैप्टर में, आप लोग इन तीनों सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं ओवल शेप का। ओवल शेप नॉर्मली एग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एग क्या होता है, ये ओवल शेप का होता है। इसका एग्जांपल हो गया एग। जैसे आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था ऑस्ट्रिच एग। तो एग का शेप कैसा है, ओवल शेप है। अगर इलोंगेटेड सेल्स की बात करें तो इलोंगेटेड सेल में आता है जैसे स्पर्म सेल्स जो होते हैं, स्पर्म सेल्स ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ये इनका शेप कुछ इस तरह से होता है, ये इलोंगेटेड शेप के होते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रांच्ड सेल का। ब्रांच सेल जिसमें आता है क्या, ब्रांच्ड में नर्व सेल। नर्व सेल के अलावा क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो भी आते हैं, या हम लोग के स्किन में जो पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं उनकी बात।
तो ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। अगर नर्व सेल का अगर हम शेप देखें तो नर्व सेल का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया नर्व सेल का शेप जो कि ब्रांच्ड होता है, ये कुछ इस तरह से। तो ये ब्रांच्ड हो गया। अगर और शेप की बात करें बाइकॉनकेव शेप, जैसे आप लोगों ने ह्यूमन ब्लड सेल देखा है, ह्यूमन ब्लड में एक सेल होता है आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी कुछ इस तरह से होता है, बाइकॉनकेव होता है। इसके जो दोनों सरफेसेस होते हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों ही कॉनकेव शेप के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइकॉनकेव शेप। इसके अलावा डिस्क शेप, डिस्क शेप आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी सेल, ह्यूमन ब्लड में एक सेल पाया जाता है डब्ल्यूबीसी सेल, उसका शेप कैसा होता है, डिस्क यानी प्लेट की तरह से होता है। तो ये डब्ल्यूबीसी सेल जिसका शेप कैसा हो गया, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट, प्लेटलेट, इसको ठीक कर लीजिएगा, प्लेटलेट है ये, जो कि डिस्क शेप्ड का होता है। ये भी ब्लड सेल ही है, 3 तरह के ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी कैसा है, बाइकॉनकेव शेप का है, इसका शेप कैसा है, बाइकॉनकेव। अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का शेप कैसा है, प्लेटलेट का शेप है डिस्क शेप। अगर डब्ल्यूबीसी देखें तो डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, तो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ था कि जो सेल्स हैं वो 2 तरह के हैं। कुछ सेल्स हैं जिनका हमेशा साइज, शेप क्या होता है, वेरी करता रहता है, वेरी करता रहता है, यानी ये वेरिएबल शेप के हैं, इरेगुलर शेप के हैं। यही है डब्ल्यूबीसी सेल। डब्ल्यूबीसी सेल जो है ये इरेगुलर शेप का होता है। इसके अलावा अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, अमीबा, अमीबा जो सेल है ये भी कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप इन द सेंस कि ये अपना शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, अमीबा का भी शेप कैसा होगा, इरेगुलर होता है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। इसी में आता है कॉमा सेट। कॉमा के अलावा भी जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड इन द सेंस उनका शेप इस तरह से होगा। कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे। कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप यानी उनका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरह से फ्लैजिला पाया जाता है इनके हेड्स पे। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया है ये कॉमा सेप्ट भी होते हैं, कॉमा सेप्ट। कॉमा सेप्ट यानी उनका शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर देखें तो एक डिजीज है कॉलरा, जो कि एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ये विब्रियो कॉलेरी का जो शेप होता है इस बैक्टीरिया का वो कॉमा की तरह से होता है। हम लोग कॉपी पे जो कॉमा लगाते हैं लिखते समय, वही कॉमा की तरह से इनका शेप होता है। तो ये डिफरेंट शेप हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स हैं जिनका शेप अलग अलग होता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं नेफ्रॉन सेल का। जैसे हम लोगों ने न्यूरॉन सेल का भी एग्जांपल लिया। न्यूरॉन सेल यानी कि ये नर्व सेल, नर्व सेल का शेप कैसा है, ब्रांच्ड है। वैसे ही एक सेल होता है नेफ्रॉन सेल, जो हम लोगों के किडनी में पाया जाता है, यानी
हमारे किडनी का जो काम है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वैसे ही ये कह रहा है कि जो किडनी है एक्चुअली ये बना कैसे होता है, किस चीज से बना होगा, तो ये कुछ खास तरह के सेल से मिलके बना होता है। स्पेसिफिक सेल पाया जाता है इसमें, किडनी में। इस स्पेसिफिक सेल को कहते हैं नेफ्रॉन सेल, और ये है नेफ्रॉन सेल का शेप। इस तरह से कुछ स्पाइरल शेप में ये नेफ्रॉन सेल पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। डिफरेंट शेप के सेल्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के नंबर पे सेल की डाइवर्सिटी। कितने तरह के सेल्स हो सकते हैं। नॉर्मली यहाँ सेल ना करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये दो ही ग्रुप हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं इनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल से मिलके बनी हुई है, सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है, दोज ऑर्गेनिज्म which are consist of only a single cell। वो सभी ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल के बने हुए हैं, एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लें तो इसी में आता है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक नाम पढ़ा हुआ था, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि केवल एक ही सेल के बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। इनके अलावा अगर आप बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया एक ही सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर के बाद हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर किसे कहेंगे, देखिए नॉर्मली बायोलॉजी को समझना बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप टर्मिनोलॉजीज को समझें। यहाँ पे टर्म है यूनी का मतलब ही होता है एक, सेलुलर यानी सेल की बात कर रहा है, एक सेल का बना होगा। यहाँ देखिए एक टर्म है मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, यानी वो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which consist of more than one cell, यानी वो सभी ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलके बने होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कह लेते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब मेनी, सेलुलर यानी सेल।
मेनी इन द सेंस मोर देन वन। अब इसमें अगर आप एग्जांपल लें तो जितने भी एनिमल्स में कैसे एनिमल्स, हायर एनिमल्स, ये सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी हायर प्लांट्स, ये सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये यूनिसेलुलर या और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सेल। आइए देखते हैं नेचर ऑफ सेल, डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल। नेचर का मतलब यहाँ पे सेल टाइप से होता है, सेल का नेचर कैसा है, यानी नेचर से मतलब सेल स्ट्रक्चर से होता है। यहाँ पे जो भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी ऑर्गेनिज्म को सेल टाइप या यू कह लें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसको हम लोग यहाँ नेचर पढ़ रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल के नेचर के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पूरे अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या एनिमल, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी सेल दो ही तरह के होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेल से मिलके बने हुए, अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखा जाए तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जरा इनके स्ट्रक्चरल बेसिस को समझते हैं और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। अगर आप प्रोकैरियोट टर्म को देखें, इस टर्म को समझें, तो प्रोकैरियोट टर्म ये दो स्मॉलर टर्म से मिलके बना है। एक है प्रो और दूसरा टर्म है कैरी ऑन। कैरी ऑन, ये दो टर्म है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर, या प्रो का मतलब होता है एंशिएंट। और दूसरा टर्म है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ, ऐसे सेल्स जो एंशिएंट टाइप न्यूक्लियस रखते हैं, यानी इनमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एंशिएंट टाइप है। एंशिएंट टाइप का मतलब है कि इन सेल्स में, जैसे ये सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, एंशिएंट टाइप न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि एक ऐसा न्यूक्लियस, या यूं कह ले कि न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर ही ना हो। यहाँ पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। इनका जेनेटिक मटेरियल, यानी इनमें न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको एंशिएंट न्यूक्लियस या बिफोर न्यूक्लियस भी कह लेते हैं, यानी न्यूक्लियस से पहले का स्ट्रक्चर है ये। न्यूक्लियस नहीं बना था तब का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें एक सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेडेड कंडीशन में है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। फिर से देखिए, प्रो का मतलब होता है बिफोर या एंशिएंट, और दूसरा टर्म है कैरी ऑन। ये दो टर्म से मिलकर बना है, जिसका मतलब हुआ एंशिएंट टाइप न्यूक्लियस, या एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं बना है, न्यूक्लियस से पहले का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस अभी बना नहीं है। दूसरा टर्म है यूकैरियोट, या इसको कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ये दो तरह के सेल हो गए। यहाँ पे चाहे तो आप इसको पूरा लिख दीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल
और यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो यूकैरियोटिक टर्म है ये भी दो छोटे छोटे टर्म से मिलके बना हुआ है। एक टर्म है यू और दूसरा टर्म है सेम वही है कैरी ऑन। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू यानी रियल, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको समझना होगा। नॉर्मली इनके सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यहां न्यूक्लियस नहीं था। इनके सेल में साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर इस साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस है। अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब एक न्यूक्लियस सर्कुलर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो सेल के सेंटर की तरफ पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन हैं, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। और इसी न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आपने प्रोकैरियोट्स में देखा कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जिसे हम लोग क्रोमोसोम कह लेते हैं, ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड कंडीशन में है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में चूंकि न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनमें जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह का न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली अगर पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो एक डबल मेम्ब्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये, जिसके ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कह लेते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है चारों तरफ, वैसे ही इसके अंदर भी फ्लूइड भरा होगा जिसको कह लेते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो वहां पे केवल आपको यहाँ समझना है ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसी के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल अंदर से खाली है, जिसको हम लोग कह लेते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियोलस, और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। तो एक ट्रू न्यूक्लियस में इतने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये ट्रू न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जबकि आपने प्रोकैरियोट में देखा इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोलस था। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर, चूंकि न्यूक्लियस नहीं है तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड कंडीशन में। कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल में यही न्यूक्लियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये कंडेंस होगा, जैसे ये इसका साइटोप्लाज्म, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होके और एक जगह एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो ये न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक्चुअली यही जेनेटिक मटेरियल ही है जो न्यूक्लियस की तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कोई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हो गया
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके अलावा और भी क्या डिफरेंसेस हैं वो समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे। बेसिक सा हम लोगों ने यही पढ़ा कि वो सेल जिसमें एंशिएंट टाइप न्यूक्लियस हो, यानी उसमें न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, न तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कैसा होता है, एंशिएंट टाइप। इसमें एंशिएंट टाइप न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि अगर यूकैरियोट की बात करें तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा अगर हम देखें सेकंड डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। अगर नेक्स्ट हम बात करें सेल साइज, सेल साइज, सेल का साइज कैसा है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है अगर इनका साइज देखा जाए तो 1 to 5 mm इनका साइज है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है ये 5 to 100 mm होता है। ये इनका साइज में डिफरेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं, बड़े हुए हैं साइज में प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो यहां पे न्यूक्लियस अब्सेंट है। न्यूक्लियस अब्सेंट का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन इन द सेंस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है डबल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें तो इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डिफरेंस, तो क्रोमोसोम में दो तरह का डिफरेंस है, दो तरह का डिफरेंस है। एक तो ये क्रोमोसोम पाया कहा जाता है, तो इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। आपने देखा कि इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमोसोम यानी इसका जेनेटिक मटेरियल ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। जबकि यूकैरियोट्स में अगर क्रोमोसोम का पोजीशन देखें, इसका लोकेशन देखें, तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ये न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। सेकेंड है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, तो
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं वन क्रोमोसोम। यानी इनमें केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल ले लें, चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसमें पहले। तो एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे है, प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, जबकि इनके अलावा जो भी हायर एनिमल्स हैं वो सभी, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जब भी प्लांट और एनिमल्स की बात की जा रही है तो यहाँ हायर प्लांट और एनिमल की बात की जा रही है। हायर इन द सेंस यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल्स की बात की जा रही है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा वायरसेस को अगर छोड़ दे, चूंकि वायरसेस एसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको किसी अगले टॉपिक में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वायरस। तो इनके अलावा जो भी प्लांट और एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल देखें, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनमें, लास्ट और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है, सेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो इन सभी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ से मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे ही इनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यह है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इन द सेंस, कुछ एग्जांपल हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। यहां खत्म होता है आपका टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ सेल, जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, नंबर ऑफ सेल और नेचर ऑफ सेल के बेसिस पे पढ़ लिया। तो ये टॉपिक आज का यहीं पे खत्म होता है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, और आपसे हमने पहले भी कहा हुआ है कि जब भी आप देखिए वीडियो को अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स इसमें बताया जाता है। आपको अलग से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीजें इसमें ही इंक्लूडेड है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।